प्रिय बच्चों, कल जो है हिंदी व्याकरण के क्लास में हमने वर्ण का चर्चा किया था। वर्ण की परिभाषा और वर्ण के दो भेद स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण के बारे में चर्चा किए थे। इसका विश्लेषण आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम स्वर और व्यंजन वर्ण, कौन कौन सा वर्ण स्वर है और कौन कौन सा वर्ण व्यंजन है, ये जानेंगे। और स्वर वर्ण के भी भेद हैं और व्यंजन वर्ण के भी भेद हैं। तो कौन कौन सा वर्ण स्वर वर्ण है और कौन कौन सा वर्ण व्यंजन वर्ण है। तो कल बताए थे वीडियो में, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। और व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 33। अगर कुल पूछे कि स्वर की कुल संख्या, तो 11 2 13। अब कौन कौन 11 है, कौन कौन 2 है, सब बता दिए हैं। 33 व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। अब कुल संख्या पूछे तो इसकी संख्या कितनी होती है? 39। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 39। इस तरह से हिंदी वर्णमाला में 13 और 39 को जोड़ करके कुल 52 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 52। तो इसमें से 2-3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना। अगर पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी है? 11। कुल संख्या कितनी है? 13। व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। कुल संख्या कितने हैं? 39। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52। तो इसी 52 का हम विश्लेषण करेंगे कि कौन कौन सा वर्ण, कौन स्वर है और कौन व्यंजन है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले स्वर की चर्चा करते हैं। स्वर अर्थात इसको कह सकते हैं स्वर वर्ण। तो कौन कौन सा है स्वर वर्ण? ध्यान से देखिएगा। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, अ, अन, अ, जिसमें से ये दोनों वर्ण अलग है। ये कुल 13 हो गया, लेकिन इतना गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर वर्ण 11 को है, इसको मिलाकर 13 हुआ। तो अब इसमें देखना है कि स्वर वर्ण के होता है 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला भेद है ह्रस्वर। कौन स्वर? ह्रस्वर, जिसको बोलते हैं ह्रस्वर। हर्षई और हर्षऊ ह्रस्वर बोलते हैं। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दूसरा कौन होता है? दीर्घ स्वर। ये हम स्वर की चर्चा कर रहे हैं। स्वर वर्ण 11 लिखे हैं, 2 जो विशेष है उसको भी लिखे हैं। इस स्वर वर्ण के भेद है ह्रस्वर, दूसरा हुआ दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। कौन स्वर? प्लुत स्वर। यानी स्वर वर्ण के कितने भेद? 3 भेद। स्वर वर्ण के कितने भेद? 3 भेद। पहला कौन? ह्रस्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो अब इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन सा वर्ण ह्रस्वर है, कौन कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर है और कौन कौन सा वर्ण प्लुत स्वर है। तो देखिए, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? एकदम विशेष से समझिए एकदम, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं देखने को मिलता है कि कहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं। ह्रस्व स्वर में आपके देखिए आते हैं अ, ह्रस्व स्वर अ, हर्षई ई, ह्रस्व स्वर है, इसको क्या बोलते हैं? हर्षई ई, हर्षऊ उ और री। ये चारों क्या हुआ? ह्रस्व स्वर हुआ।
सबके नाम यहाँ लिख देते हैं छोटू। अ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये हमारे क्या है? हरस स्वर है। स्वर तो है, ये है, स्वर तो सब है, लेकिन ये चारों वर्ण हमारे क्या हैं? हरस स्वर हैं। इसके बाद जो बच गया, जो बच उसको हम वृत्त कर देते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे क्या हुए? दीर्घ स्वर में। जो जो हमने वृत्त कर दिया, यहाँ तो लिखे हैं, जो जो हमने वृत्त कर दिया अर्थात गोलाकार कर दिया, वो हमारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर। तो 7 4 11 हो गए। तो सर पलुत स्वर कौन होगा? आप बता दिए। हर स्वर 4 गो है, दीर्घ स्वर 7 गो है, 13 तो हो गया। अब पलुत स्वर कौन है? पलुत स्वर का उपयोग संस्कृत विषय में होता है। कहाँ होता है? संस्कृत विषय में। इसका उपयोग किसी को पुकारने, गाने अथवा रोने में किया जाता है। पलुत स्वर का उपयोग संस्कृत विषय में होता है, पुकारने में, गाने में और रोने में। तो देखिए कैसे इसका उपयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा। जब हम बोलते हैं और आवाज को खींचते हैं, जैसे किसी को पुकार रहे हैं, राधा, आ मैंने खींच रहे हैं, तो अगर आ जोर से खींचेंगे, जैसे मान लो सिंपल सा अक्षर बोला राधा, तो ऐसे लिख दिया। अब राधा को जोर से खींचेगा, राधा आ कर देगा, तो यहाँ की आ करने से पहले जाएगा, ये हो गया राधा, हो गया राधा नहीं। तो आकार के बदले में अगर ज्यादा खींचा जाए, ज्यादा उच्चारण तीरा जाए, तो यहाँ पर इस तरह का संबोध दिया जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे? राधा। आ माने कि आ जितना दूर जाएगा उतना खींचेंगे, अगर आ हो जाएगा तब यार खींचेंगे, तो इसको अ पढ़ते हैं। इस ड को क्या पढ़ते हैं? अ। इसका जो उपयोग होता है वह संस्कृत में होता है। अगर होते हुए तो ए कर देता है, तो ए करने के बाद भी उस तरह का संबोध आप ऐसे दे सकते हैं, ए लिख करके अब फिर इस तरह का संबोध दे सकते हैं। तो क्योंकि खींच रहा है, ए कर रहा है, ए। चिल्लाने, गाने में, कभी गाना गाते हैं तो गाने में भी खींचता है कोई वर्ण को, तो जहां खींचने की आवाज आ जाए, पुकारने की आवाज आ जाए, गाने रोने की आवाज आ जाए, वहां पर इस अक्षर का ड का प्रयोग करते हैं। इसी को बोलते हैं पलुत स्वर। क्या बोलते हैं? पलुत स्वर। तो स्वर वर्ण के 3 आकार, हरस स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। अब 2 गो बच गया, अन और अ बच गया। अन और अ हमारे हो जाएंगे अयोग वाह। अयोग वाह, इसको क्या बोलेंगे? अयोग वाह। अन और अ, देखिए सब के नाम पढ़ गया होगा वो, हम फिर पूछेंगे बस तो इस प्रश्न में। अन और अ ये क्या बन गया? अयोग वाह। अब देखिए अयोग वाह किसको कहते हैं? वैसा वर्ण जो अ के योग के लिए बना है, वैसा वर्ण जो अ के योग के लिए बना है और व्यंजन वर्ण का अर्थ वहन करता है, उसे क्या बोलते हैं? अयोग वाह। और अयोग वाह की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। इसमें अन और अह आते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे स्वर संधि का वर्गीकरण कर दिया है, स्वर वर्ण का वर्गीकरण कर दिया है। अ हरस स्वर हो गया, ई हरस स्वर हो गया, ओ हरस स्वर हो गया और री क्या हो गया? हरस स्वर। और जितना भी गोल किए हैं, वृत्ताकार किए हैं, वो सब क्या होगा? दीर्घ स्वर। और अ की मात्रा खींचेंगे, किसी को पुकारेंगे, गाएंगे, रोएंगे, तो क्या होगा? पलुत स्वर होगा। कौन स्वर होगा? पलुत स्वर। और हमारे अन और अ ये क्या होगा? अयोग वाह। क्या होगा? अयोग वाह। अयोग वाह को फिर से बोलते हैं, वैसा वर्ण जो अ के योग के लिए बना है और व्यंजन वर्ण का अर्थ वहन करता है, उसे अयोग वाह कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है, अन और अ।
तो स्वर वर्ण में कोई दिक्कत है? अगर पूछा जाएगा स्वर वर्ण के बारे में तो आप लिख सकते हैं। अगर पूछ है कितने होते हैं दीर्घ स्वर, तो कितने होते हैं? 7 गो। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 गो। प्लुत स्वर कितने होते हैं? 1 गो। कहीं कहीं 3 गो देगा, लेकिन इसका ज्यादा उपयोग है नहीं, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। अयोग वाहक कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इस तरह से पूरा बन जाएगा छोटो, यानी स्वर वर्ण में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा चर्चा करते हैं व्यंजन वर्ण का। स्वर वर्ण में किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? जल्दी बोलो। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33। और कुल संख्या कितनी होती है? 39। तो देखिए अब इसमें से सबको लिखेंगे। अब व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण करेंगे कि कौन कौन सा वर्ण व्यंजन के कौन सा किसके अंतर्गत में आते हैं। अब उसको देखेंगे। है आसान चीज, लेकिन यह बहुत बारीकी से जितना भी अंदर जाएगा उतना इसमें ग्रामर निकलते जाएगा। देखिए व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण की चर्चा कर दिए पूरा। अब देखिए व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण होते हैं कितने? 33। अब कुल कितने होते हैं? 39। तो सबको पहले लिखते हैं व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ और ऐसा कल लिखाए थे च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलस, मूर्धन्स, दंस, ह, छ, त्र, य, स्र, ड, ढ़। आप यहाँ पर गिन सकते हैं 5, यहाँ तक 5, 5 बचे 25, 25 4 29, 29 4 33 और 33 और 4 37 और 37 2 39। इस तरह ये हमारे व्यंजन वर्ण है। अब सबको हम करेंगे वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन में यहां तक में इस लाइन में जो भी अक्षर आया है इसको बोलते हैं प्रथम वर्ग। क्या बोलते हैं? प्रथम वर्ग। अब दूसरा को बोलेंगे द्वितीय वर्ग, तीसरा को बोलेंगे तृतीय वर्ग, चौथा को बोलेंगे चतुर्थी वर्ग और पांचवा को बोलेंगे पंचम वर्ग। क्या बोलेंगे? पंचम वर्ग। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पंचम वर्ग। ये तुमको दिक्कत? अब क में ही जो पूरा आ गया है इसका नाम दिया गया है क वर्ग। क्या दिया गया है? क वर्ग। क वर्ग में 5 गो क, ख, ग, घ, अ। इसको क्या बोलेंगे? क वर्ग। दूसरा का नाम दिया गया है च वर्ग। दूसरा क्या है? च वर्ग। माने च के लाइन में जो आ गया च, छ, ज, झ, य, इसको क्या बोलेंगे? च वर्ग। तीसरा का नाम दे दिया गया है ट वर्ग। पहला सा ट है तो क्या बन गया? ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, न। यहां हो जाएगा त वर्ग। त, थ, द, ध, न। और ये हो जाएगा प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग।
और ये पांचों जो हमारे हो जाएंगे वह होगा स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन। अभी देखिए स्पर्श व्यंजन कितना बन गया? 5, 10, 15, 20, 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 25 हुई। सब व्यंजने हैं, लेकिन ये 25 जो हुआ वह क्या हुआ? स्पर्श व्यंजन हुआ। माने क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25। अब देखिए य, र, ल, व ये हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। कौन व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। फिर बोले सब व्यंजन ही है, लेकिन हम व्यंजन का वर्गीकरण कर रहे हैं कि कौन कौन सा है स्पर्श व्यंजन और कौन कौन सा है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कितना हो गया? 4 हो गया। कितने हो गए? 4 हो गए। स, 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 ह यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंड स, ह ये हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। कौन व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। और इसी को बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। और इसकी संख्या में कितनी हो गई? 4। इसे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। छ, त्र, ज्ञ और स्र ये चारों हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। ये क्या होंगे? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? 4। सब तीनों पढ़ा था, छ, त्र, ज्ञ तीनों को, लेकिन इसमें क्या है? स्र। इसका प्रयोग देखते हैं श्रवण कुमार कैसे लिखता है स्र। तो स्र भी एक अक्षर है। यह अक्षर किस में आता है? संयुक्त व्यंजन में आता है। किस में आता है? संयुक्त व्यंजन में। और ये जो दोनों बच गया ये है द्विगुण व्यंजन। ये दोनों क्या है? द्विगुण व्यंजन है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। तो देखिए हाँ ये व्यंजन वर्ण का किया वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म का एक और नाम क्या है? संघर्षी व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। छ, त्र, ज्ञ और स्र। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2। एक हो गया ड के नीचे बिंदु, एक हो गया ढ के नीचे बिंदु। इस दोनों का उच्चारण अड़ होता है। अड़ पर जोर देकर बोलेंगे अड़ नहीं अड़। तो ये दोनों का उच्चारण इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। अब देखिए अभी जो है ये पांचों वर्ग के बताते हैं उच्चारण स्थान कि कहां से पांचों को बोलेंगे। एकदम आसान ट्रिक, एकदम आसान ट्रिक याद रखिएगा। देखो यहां दिखता है, दिख रहा है के टी एम 2 डीओ 2 केटीएम 2 केटीएम 2। तो के से हो गया कंठ, के से क्या हो गया? कंठ। और टी से हो गया तालु, टी से क्या हो गया? तालु। और यम से हो गया मूर्धा, यम से क्या हो गया? मूर्धा। और डी से हो गया दंड, डी से क्या हो गया? दंड। और ओ से हो गया ओष्ठ, ओ से क्या हो गया? ओष्ठ। दिख रहा है? तो देखो कितना आसान ट्रिक है। केटीएम 2, एटीएम 2 ना है, केटीएम 2, केटीएम 2 डीओ 2। तो के से कंठ, के से क्या? कंठ। और टी से तालु, टी से तालु। यम से मूर्धा, यम से मूर्धा। डी से दंत, डी से दंत। और ओ से ओष्ठ, ओ से ओष्ठ। तो जैसे जैसे लिखे सीरियल वाइज और सही अन्य सीरियल वाइज। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5
एकदम ई पांचों याद हो गया। एने से पहला लिए तो एने से पहला लेंगे, यानी पहला में जे अक्षर आ गया क ख ग घ अ, वो सब का उच्चारण क्या स्थान कहलाएगा? कंठ। क्या कहलाएगा? कंठ। अब दूसरा में जे आ गया, वो दूसरा हो जाएगा। तो दूसरा में चवर्ग में है, ये पहला में कवर्ग, दूसरा में चवर्ग, तीसरा में टवर्ग, चौथा में तवर्ग और पांचवा में पवर्ग। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर हो गया? तो दूसरा में चवर्ग है, तो चवर्ग में जे भी आ जाए, अगर पूछ देगा कि ज अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है, तब सोचिए कि ज किसमें था? चवर्ग में है, और चवर्ग दू में है। तो एने से दू में क्या आता है? के टी, दू में टी आता है, और टी से क्या होता है? तालु होता है। तो ज कहां से बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। ज को चीज च में जे भी आ गया चवर्ग में, सब कहां से बोलेंगे? तालु से बोलेंगे। तीसरा में टवर्ग है, तो टवर्ग में जे भी आ गया, वो कहां से बोलेंगे? मूर्धा से बोलेंगे। मूर्धा, यह माने मूर्धा। और चौथा में तवर्ग है, त थ द ध न, कुछ हो रहे पांचों में से, वो पांचों कहां से बोलेंगे? दंत से बोलेंगे। और पांचवा है पवर्ग, तो पांचवा ने क्या है? ओष्ठ। तो पवर्ग सब कहां से बोलेंगे? ओष्ठ से बोलेंगे। तो ये 25 के उच्चारण स्थान आप जान गए। इसमें से का टॉपिक है कि सभी वर्ग का पांचवा अक्षर, यानी पांचवा अक्षर बोलते हैं नासिक से। नासिक माने होता है नाक। नासिक माने क्या होता है? नाक। यानी पांचों अक्षर के, पांचों वर्ग के लास्ट अक्षर, पंचमा अक्षर कहां से बोलते हैं? नाक से बोलते हैं। इसको बोलते हैं नासिक। इसको अ को कोई अंगा बोलता है, अंगा। तो ये नाक से आता है, य नाक से आता है, न नाक से निकलता है, म नाक से आता है। तो इसका सभी अक्षर का उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? नासिक। और बाकी जो बच गया, एनएस पहला लिया, माने कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब होने से के टी एम दो। अब इसको आप समझ सकते हैं कि कहां कौन सा उच्चारण स्थान कहलाएगा। तो बताइए, छोटे उसको देख के बताना है। बताओ, द का उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? द का उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? तो द पहले कै में आया? 4 में आया। तवर्ग है, तो 4 में कौन सी है? दंत में है। एकदम चारों एकदम त थ द ध न, एकदम सब कहां से बोलेंगे? दंत से बोलेंगे। अब सब करें कि न एने दंतों में आ गया, न नासिक में भी आ गया, तो दोनों के मिलने से उच्चारण होता है। नाक से भी होता है और दंत से भी होता है। तो अभी नहीं खत्म हुआ उच्चारण स्थान। ये कहां से बोलते हैं? ये कहां से बोलते हैं? इसका उच्चारण कहां है? और जो पढ़ाए पीछे स्वर वर्ण, उसका उच्चारण कहां है? उच्चारण स्थान से क्लास 10 का बोर्ड हो चाहे इंटर का बोर्ड हो, एकदम क्वेश्चन अवे करता है कि उच्चारण स्थान कहां है और कहां से बोला जाता है। जैसे पूछ देगा कि म का उच्चारण स्थान क्या है, तो म तो नासिक ही बनेगा, और नासिक ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो आंसर क्या बनेगा? 5 में क्या आता है? देखो तो 5 में ओष्ठ। तो म कहां से बोलते हैं? ओष्ठ से। अगर ऑप्शन दोनों रह गया, ओष्ठ भी रह गया और नासिक भी रह गया, तो नासिक मारिएगा, क्योंकि ये सब पांचों का वैल्यू नासिक अर्थात नाक में आता है। तो हमने आज के वीडियो में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण किया, और इसमें से बताएं कि कहां किसका उच्चारण स्थान होता है। कल हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कि इसके आगे जो शब्द हैं, इसके आगे जो वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान क्या है। उसके लिए अगले वीडियो को देखिएगा। इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।